आपके सांसद अरविंद शर्मा रोहतक से हैं, लेकिन आज वो खुद बगावत पे उतरे हुए हैं। तो स्थानीय उम्मीदवार रहे विधानसभा के श्री मनीष ग्रोवर जी, उनसे उनका विचारों का मतभेद है और उन्हीं के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है कि पैरासूट से उतार दिए, की जगह ये बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी का नहीं था, पुराने जो संघ के सदस्य थे, बीजेपी के थे, उनको करके दरकिनार कर दिया गया। ये भीतरघात करना, टकराव करना, टांग खींचना, ये कांग्रेस के संस्कार है, हमारे संस्कार नहीं है। पर और की जो जमीन है ब्राह्मणों की, वो कहते हैं हमारी, उन्होंने अपना बोर्ड भी लगा दिया। ब्राह्मण समाज अपना हक मानता है और उनकी है उन्हें रिकॉर्ड में, अगर वो ब्राह्मणों की है तो ब्राह्मणों को ही दी जाएगी। तो आय से अधिक संपत्ति श्री ओम प्रकाश चौटाला के पास है हरियाणा में। ऐसे ऐसे बहुत सरकारी अधिकारी हैं जिनके पास अपार धन दौलत पड़ी है, जो बड़े बड़े नेता हैं, तो उनका नंबर क्यों नहीं आया ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा से? कहीं आपकी पार्टी, आप डर तो नहीं रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला कहीं ना कहीं नगर परिषद में एक्टिव थे और धड़ाधड़ जनसभाएं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पार्टी आप लोग डर गए हों। इस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला 90 वर्ष की उम्र में ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे तो कहीं ना कहीं 20-30 सीटें ना निकाल ले जाएं और कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं नीचा देखना पड़े। जो जैसे कर्म करता है उनकी सजा उसको भुगतनी पड़ती है। पैसा कमाना है तो आप व्यापार कीजिए, गुंडागर्दी करनी है तो चंबल में चले जाइए। ये जो चौटाला एंड कंपनी, ये संस्कार विहीन क्रांतिकारी होते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की मुख्यमंत्री इतनी छूट दे रखी है, अपनी मनमर्जी करते हैं और लोगों के विकास कार्यों में डंगा अड़ा देते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ चलाने वाला होना चाहिए, तो चलाने वाले में कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ में और आज हमारे साथ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी उपस्थित हैं, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, सदस्य हैं, और हम इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि आज महेंद्रगढ़ में आए हैं और बीजेपी के पक्ष में आज ऑफिस का उद्घाटन था, यहाँ पहुँचे हैं, तो इस उपलक्ष्य में कई बातचीत कर रहे थे इनसे। सर, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। जी जांगड़ा जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। बहुत पुराने सदस्य हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप, एक क्वेश्चन मेरा यही रहता है, मैं पूरा हरियाणा कवर करता हूँ और चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक, पंचकुला, तो आप जो बोलते हैं उस शब्द का उल्टा अर्थ क्यों चला जाता है? मतलब भगदड़ क्यों मच जाती है जनता जनार्दन में, और उस अर्थ वापस, उसका अर्थ डबल मीनिंग में निकालते हैं? नहीं, मैं आपका सवाल समझा नहीं, भगदड़ कैसे? जैसे आपने महम के बारे में एक बार एक शब्द बोला था, वहाँ भी काफ़ी उपद्रव हुआ, उसके बाद आपने एक दो जगह और भाषण में कुछ, तो कहना कुछ चाहते हो, लोग कुछ समझ जाते हैं, या आपकी बात को समझना नहीं चाहते, या फिर वो समझ के भी अनजान हो जाते हैं, या फिर कहते हैं कि रामचंद्र जांगड़ा इतने पुराने वरिष्ठ नेता हैं, सीधा सीधा प्रहार करते हैं किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष जाति? नहीं नहीं, मेरे संस्कारों में नहीं है जातीयता का कोई प्रहार करना किसी के ऊपर, और हमें ये सिखाया नहीं जाता। हम राष्ट्र की बात करते हैं और समरस समाज की बात करते हैं। आपका मैंने जो विषय समझा है, किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, हमने उस समय जो सच्चाई थी वही कही थी। हर आदमी साहस नहीं करता सच्चाई कहने का, और आज सब लोगों ने मान लिया है उस बात को। मैं अब कई बार किसानों से पूछता हूँ कि आपने कौन सी मांग ऐसी है जो मनवा ली, और कौन सा जो ऐसा वैसा है जो आपने कानून को ख़त्म करवा दिया। अब नरेंद्र भाई मोदी जी उसी दिन से कह रहे थे कि मैं किसान को ओपन मार्केट देना चाहता हूँ, आप मंडियों तक क्यों सीमित रहना चाहते हैं? और ओपन मार्केट का ही ये परिणाम है कि किसान की जो कपास है, नरमा है, वो 1.5 भाव के ऊपर बिकी है। किसान की जो सरसों है वो दुगने के लगभग भाव के ऊपर बिकी है। ये ओपन मार्केट का परिणाम है। किसान MSP की बात करता है और नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि ओपन मार्केट लो, MSP कर आप, अगर आप ये कर दिया कि हम 4200 से ऊपर कोई कपास का भाव नहीं रखेंगे, 4000 से ऊपर सरसों का भाव नहीं रखेंगे, जब कानून ही वही है तो उसी कानून के अनुसार आपको देनी पड़ेगी। लेकिन आज सरसों 7200, 7300, 7400 बिकी है। ये ओपन मार्केट का परिणाम है। बात और जान लेता हूँ, आपके सांसद अरविंद शर्मा रोहतक से हैं, बड़े प्रिय सांसद थे आपके, और ट्यूनिंग में ट्यूनिंग रखे थे मुख्यमंत्री की में, लेकिन आज वो खुद बगावत पे उतरे हुए हैं, तो ये क्या समझे? मतलब वो ऐसे शब्द बोल रहे हैं ओपन मीडिया के सामने, तो क्या समझे कहीं ना कहीं बीजेपी में दो फाड़ हो चुकी है? नहीं नहीं, ना उनकी मुख्यमंत्री से कोई बगावत है और ना पार्टी से कोई बगावत है। वहाँ के जो स्थानीय उम्मीदवार रहे विधानसभा के श्री मनीष ग्रोवर जी, उनसे उनका विचारों का मतभेद है और उन्हीं के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री के प्रति उन्होंने सम्मान की बात कही है कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, हर लिहाज से हरियाणा का विकास, समान विकास करते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनकी जो वहाँ का स्थानीय उम्मीदवार जो मैंने बताया, उनसे वैचारिक मतभेद है
लेकिन उस विषय में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अरविंद शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं, चौथी बार सांसद बने हैं। और हरियाणा में ऐसे बहुत कम सांसद हैं जो सोनीपत से भी उन्होंने चुनाव जीता, 2 बार करनाल से भी जीता, अब रोहतक से भी हैं। तो क्योंकि बीजेपी में नए आए हैं, तो बीजेपी की एक प्री पार्टी है, बात कितनी भी कड़वी हो आप उसी मंच पर कहो जहाँ पर कहना चाहिए, उसको ओपन मार्केट में मत कहो, प्रेस में मत कहो। तो शायद इस बात को अरविंद शर्मा जी भूल गए। अब वो थोड़ा सा इसमें पश्चाताप भी कर रहे हैं कि मुझे ओपनली नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी इकाइयाँ हैं, बहुत सी जगह हैं जहाँ पर अपनी बात को फ्रीली कहा जा सकता है। यहाँ ना कोई परिवारवाद है, ना कोई जातिवाद है, ये तो राष्ट्रवाद है हमारी पार्टी में तो। और कड़वी से कड़वी बात भी उचित मंच पर कोई भी कार्यकर्ता कह के पार्टी में जिंदा रहता है। ये नहीं है कि भाई सोनिया के खिलाफ एक शब्द बोल दिया तो फिर वो पार्टी से बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो बड़े से बड़े नेता के खिलाफ भी अगर का आपको लगता है ये गलत है तो उचित मंच पर वो बात आप कह सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में पूरे में अभी नगर परिषद से टिकट जो बंटवारा हुआ है, आपकी हिसाब से क्या लगता है? जिस तरीके से सुनने में मिल रहा है, हम पूरा हरियाणा कवर किया है, हर नगर परिषद जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके, उनसे भी मिले हैं, विपक्ष से भी मिले हैं, पूरे हरियाणा में लगभग 40 जगह पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बगावत देखी जा रही है। इन्हीं की पैराशूट से उतार दिए, कई जगह ये बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी का नहीं था, पुराने जो संघ के सदस्य थे, बीजेपी के थे, उनको कहीं कहीं दरकिनार कर दिया गया। तो क्या लगता है, कहीं बगावत देखने को मिलेगी या फिर बीजेपी किस तरीके से इस मसले को सुलझाएगी? कैसे अभी जो परिणाम आएंगे 19 तारीख को, तो आपको क्या लगता है? देखिए, हमने नगर परिषदों का सिंबल दिया है और नगर पालिकाओं में ओपन सब कार्यकर्ताओं को कहा है। और मेरी जानकारी के अनुसार किसी एक भी जगह के ऊपर कोई बगावत नहीं है। अभी हम नारनौल से कार्यालय का उद्घाटन करके आए हैं, अभी महेंद्रगढ़ में आए हैं, अभी मैं झज्जर जाऊंगा और कल मैं महम था। तो किसी किस्म का कहीं कोई टकराव नहीं है। हमारी पार्टी में बगावत का कोई विषय ही नहीं होता। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता तब तक कंपटीशन करता है जब तक टिकटों का बंटवारा नहीं होता। जब बंटवारा हो जाता है तो फिर वो एक समान सब हो जाते हैं और पार्टी की विचारधारा के साथ मिल के काम करते हैं। जिस कैंडिडेट को टिकट मिलती है उसके लिए, जीत के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। तो भाजपा के संस्कार टकराव के नहीं है। ये भीतरघात करना, टकराव करना, टांग खींचना, ये कांग्रेस के संस्कार हैं, हमारे संस्कार नहीं है। 19 तारीख को जब परिणाम घोषित होंगे तो क्या लगता है, बम्पर जीत के साथ आपकी बीजेपी आ रही है? आपको संभावना लग रही है? बिल्कुल, जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं, ये नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायतें, इनको हम छोटी सरकार कहते हैं। लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी है वो यहीं से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर छोटी सरकार भाजपा के नेतृत्व की बनेगी, ये हमारा दावा है। जैसे चलते चलते क्वेश्चन और कर लेते हैं आपसे, प्राहुर की जो ज़मीन है ब्राह्मणों की, वो कहते हैं हमारी, उन्होंने अपना बोर्ड भी लगा दिया वहाँ पे। तो वास्तव में ही वो ज़मीन सरकार ने उनको दे देनी चाहिए। 16 एकड़ ज़मीन थी जो सरकार उन्होंने डोनेशन दिया था, फिर सरकार उनसे 8 करोड़ रुपये मांगने लगी। तो कहने कि वो उगर हो गए। उसके बाद हमारी ज़मीन हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो कह रहे हैं हमें सरकार की अब ज़रूरत नहीं है, परशुराम भवन, परशुराम कॉलेज, परशुराम स्कूल हम अपने पैसे से बनाएंगे। अब उन्होंने अपना बोर्ड भी लगा दिया है। तो कहाँ तक जाएगी? नहीं, ब्राह्मण समाज अपना हक मानता है और उनकी है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। तो मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि हम उसको पूरे मामले की जांच करके ज़मीन देने में हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये मनोहर लाल जी बयान तो दे चुके हैं, लेकिन एक प्रक्रिया जो अपनानी पड़ती है सरकार की, वो प्रक्रिया अपना के उसको दे दिया जाएगा। सर, डबल इंजन की सरकार है आपकी, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है काम आप करते हैं, पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय दूसरी पार्टी एंड सन्स लेके चली जाती है? क्या नहीं, डबल इंजन का मतलब ये नहीं है। डबल इंजन का मतलब है केंद्र में भी हमारा इंजन है और प्रदेश में भी हमारा इंजन है। हरियाणा में मतलब दूसरा है, यानी कि आप वो अलायंस है। हमारे पास संयोग से 40 हमारे विधायक आ पाए। तो हमारा प्री पोल अलायंस नहीं था, आफ्टर पोल अलायंस था सरकार बनाने के लिए। तो उस अलायंस में पूरी मतलब शांति से और सद्भावना से हमारा अलायंस चल रहा है। ये तो पब्लिक की बातें होती हैं कि उसको क्रेडिट मिल रहा है, उसको क्रेडिट मिल रहा है। क्रेडिट तो जो मुख्यमंत्री होता है उन्हीं को मिलता है, जिसके नेतृत्व में सरकार चलती है। तो अन्य ये बातें जो है, ये गौण बातें होती हैं, ये चलती रहती हैं पॉलिटिक्स में। सर, आप सीनियर लीडर हैं, इसलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं आपसे। मुख्यमंत्री बयान देते हैं, आप लोग बयान देते हैं पहले, और दूसरे दिन उन बयानों से पलट जाते हैं, हम मुकर जाते हैं, नहीं हमने ऐसा नहीं कहा, यह गलत कह दिया, हम सुधार करते हैं।
तो ये कहाँ तक जायज़ है? यानी कि पहले इतने बड़े सीनियर लीडर मुख्यमंत्री तक बयान दे देते हैं, परावर ज़मीन को लेकर पहले भी बहुत बयान आए, दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पलट जाते हैं, नहीं नहीं वो गलत कह दिया, हम सुधार करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। तो ये कहाँ तक? नहीं, किसी बयान का एग्जाम्पल दो मुझे, फिर मैं। परावर ज़मीन को ले भी उन्होंने कुछ ऐसा बोला था शुरू में, उसके बाद दूसरे दिन कहा, जैसे अरविंद शर्मा जी थोड़े से अग्रेसिव हुए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो मिसप्लेस हो गया था जवान से और मीडिया में गलत चला गया था, वो इस तरीके ज़मीन ब्राह्मणों की। मेरा ध्यान जहाँ तक है, उन्होंने यही कहा था कि अरविंद शर्मा जी को बाहर ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, अगर वो ब्राह्मणों की है तो ब्राह्मणों को ही दी जाएगी, इसमें हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना कहा था कि थोड़ा सा आत्म संयम रख के ही आदमी को बात करनी चाहिए, और वही शर्मा जी को करना चाहिए था। सर एक क्वेश्चन और रहेगा चलते चलते, ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में हैं और पहले वो सज़ा काट चुके हैं आय से अधिक संपत्ति में, तो आय से अधिक संपत्ति सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला के पास है हरियाणा में? ऐसे ऐसे बहुत सरकारी अधिकारी हैं जिनके पास अपार धन दौलत पड़ी है, जो बड़े बड़े नेता हैं, तो उनका नंबर क्यों नहीं आया ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा से? कहीं आपकी पार्टी, आप डर तो नहीं रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला कहीं ना कहीं नगर परिषद में एक्टिव थे और धड़ाधड़ जनसभाएं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पार्टी आप लोग डर गए हों इस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला 90 वर्ष की उम्र में ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे तो कहीं ना कहीं 20-30 सीटें ना निकाल ले जाएं और कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं नीचा देखना पड़े, एक पार्टी फिर दोबारा से खड़ी हो रही है। आप ये बात इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि ओम प्रकाश चौटाला जी की सज़ा बीजेपी ने की है। ओम प्रकाश चौटाला जी की को सज़ा न्यायपालिका ने दी है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। जो जैसे कर्म करता है उनकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ती है। जहाँ तक बात है ईडी के रडार पर पूरे देश के चोर हैं और धीरे धीरे सबका इलाज हो रहा है, और मोदी जी का ये संकल्प है कि मैं भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाऊंगा, और उस संकल्प में, उस अभियान में अगर बीच में चौटाला जी भी आते हैं तो मोदी जी का वो विषय नहीं है कि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनसे कोई प्रतिशोध है। वो ईडी का अपना एक स्वयं एक तंत्र काम करता है, वो एक एक आदमी के ऊपर नज़र रखते हैं, और जो भी लगता है कि इसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। और देखो, ख़ास तौर पर मैं राजनीतिक व्यक्ति के विषय में ये कहना चाहूँगा कि राजनीति सेवा का माध्यम होती है, राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं होती है। पैसा कमाना है तो आप व्यापार कीजिए, गुंडागर्दी करनी है तो चंबल में चले जाइए, तो राजनीति तो सेवा करने के लिए होती है। राजनीति में आदमी लोगों को अगर भ्रमित करके सत्ता प्राप्त करता है और उसके बाद अंधाधुंध दौलत इकट्ठी करने के लिए लग जाता है, तो वो तो एक सैद्धांतिक बात नहीं है। और यही माओ त्से तुंग ने एक बात कही थी, जो चाइना के बहुत बड़े नेता थे, कि संस्कार विहीन क्रांतिकारी सत्ता प्राप्ति के बाद पहले वाले से भी ज़्यादा शोषणकर्ता बन जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहले संघ के माध्यम से संस्कारित करती है, तब उसको राजनीति में लेके आती है कार्यकर्ता को, ताकि वो सत्ता प्राप्त के बाद भ्रमित ना हो, संस्कारों से अभिभूत रहे, संस्कारों से प्रेरित रहे और पद से विचलित ना हो। ये जो चौटाला एंड कंपनी, चाहे लालू यादव हो, चाहे चौटाला हो, एटसेट्रा हो, दो आदमियों का मैंने उदाहरण दिया है, ये संस्कार विहीन क्रांतिकारी होते हैं। जब ये सत्ता में नहीं होते, क्रांति की बात करते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद संपत्ति अर्जित करने का इनका उद्देश्य होता है, और ऐसे लोगों को सज़ा मिलती ही मिलती है। भगवान किसी को छोड़ता नहीं है। कुछ दिन के लिए आदमी बच सकता है, लेकिन अंत में जो उसका कर्मों का फल है उसको भोगना पड़ता है, चाहे वो यादव हो, चाहे चौटाला हो, चाहे और कोई हो, वो तो जाएगा। सर 2024 में क्या देख रहे हैं? 2 साल लगा लीजिए आप पूरे। देखिए, आज जो भारत का दुनिया के अंदर एक स्थान जो बना है, आप देखिए यूक्रेन के युद्ध से, कभी 1965 की लड़ाई में हमने लाहौर तक जीत लिया था, लेकिन तत्कालीन रूस के राष्ट्रपति जी ने ताशकंद में दोनों प्रधानमंत्रियों को बुलाया और समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए। लेकिन आज वही रसिया, जब मोदी जी कहते हैं कि यूक्रेन से हमने अपने स्टूडेंट्स को निकालना है, तो 8 घंटे के लिए युद्ध विराम कर देते हैं। और जो रसिया कहता है इंग्लैंड को मैं सबक सिखा दूंगा, मैं फ्रांस को, जर्मनी को सबक सिखा दूंगा, मैं नाटो देशों को सबक सिखा दूंगा, वही भारत को कहता है कि मैं 25% कम रेट पर भी तेल देने के लिए तैयार हूँ। तो विश्व में जो रुतबा मोदी जी ने बनाया है, जो सर्वमान्य विश्व स्तर के नेता मोदी जी बने हैं, उससे भारत एक अलग पहचान के रूप में विकसित हुआ है। और आज मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया और स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत, जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना आज साकार होने जा रहा है,
तो उसमें कोई दो राय नहीं, 2024 भी मोदी जी का है। हरियाणा में किस कदर? हरियाणा में भी हम सरकार बनाएंगे। सर एक क्वेश्चन लास्ट में और रहेगा, आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, लोग कहते हैं, जनता कहती है, आपके विधायक भी कई बोलते देखे गए हैं हमारी चलती नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों की मुख्यमंत्री ने इतनी छूट दे रखी है, अपनी मनमर्जी करते हैं और लोगों के विकास कार्यों में डंगा अड़ा देते हैं। तो वास्तव में ऐसा है कि विधायकों की नहीं चलती तो जनता की कौन सुने? देखो, मैं तो ऐसा मानता नहीं हूँ। मैं पहले चेयरमैन रहा 4 साल तक। गोहाना में मैंने 1000 करोड़ रुपये विकास पर लगवाए। मुख्यमंत्री जी को 3 बार लेके आया, तीनों बार 250, 300 करोड़ का वो गोहाना को दे के गए पैकेज। और पूरे गोहाना में आज जाके पूछ सकते हैं, मेरी उंगली के इशारे पर अधिकारी चलते थे। आज मैं हिंदुस्तान के ऊपरी सदन में हूँ, ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ, दिल्ली भी, महम भी। जब भी कोई जनता का काम आता है सीधा अधिकारी को फ़ोन करता हूँ और किसी की ज़रूरत नहीं कि मेरे काम को वो इनकार कर दे या टाल मटोल कर दे। तो मैं तो ये मानता हूँ चलाने वाला होना चाहिए, तो चलाने वाले में कोई दिक्कत नहीं। सर ये वेशभूषा में ऐसे ही रहते हैं वहाँ पे? यस, यानी कि ऑफिस में, घर से? हाँ, मेरी यही वेशभूषा है। और कहीं ठंड में जाता हूँ ना, तो जैसे पिछले दिनों मैं ऊटी गया, वहाँ बहुत ठंड थी, 11-12 टेम्परेचर था, तो वहाँ दूसरी ड्रेस पहना, लेकिन हरियाणा में मेरी यही ड्रेस। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, बड़े अच्छे तरीके से बात। धन्यवाद। हमारे साथ राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा जी बने हुए थे, सीनियर लीडर हैं। वेशभूषा से हम ऐसे ही रखते हैं, देख लीजिए तस्वीरों में, हमेशा जाते हैं सिंपल धोती, सिंपल कुर्ता और पैरों में नॉर्मल चप्पल, जूते। ये नॉर्मल ये जूती हैं, ना कोई दिखावा, ना कोई यहाँ गनमैन, ना कोई गाड़ी, ना कोई पुलिस का अमला जमला, ऐसे ही सिंपल रहते हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों को लेके बहुत बड़ी बात बोली है, आदमी काम कराने वाला सही होना चाहिए, अधिकारी काम अपने आप करेंगे। और हरियाणा में पुरजोर दावा किया है आने वाले 2024 में बीजेपी सरकार फिर दोबारा से सत्ता में आएगी जनता के आशीर्वाद से। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।